हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर का और जो और भी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं फिफ्थ सेमेस्टर के, जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम लिया है अपनी ऑप्शनल में, उनका कल क्या है, पेपर है। ठीक है, तो उसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं, है ना। बाकी तो क्लास में तो पूरा पढ़ाया गया है, कोर्स पूरा हो गया था, है ना। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा देते हैं तो वो अपन को पढ़ना है, ठीक है। बाकी और भी जो स्टूडेंट हैं अदर कॉलेजेस के, वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, है ना, तो जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वाली यूनिट है, उसमें सबसे पहला ही टर्म दिया गया हमें, वर्ल्ड एनर्जी यूजेस। वर्ल्ड एनर्जी यूजेस, तो इसमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी यूजेस के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। सबसे पहले कहलाती क्या है वर्ल्ड एनर्जी यूजेस? ये कहलाती है कि टोटल एनर्जी हमने कितनी, टोटल एनर्जी कंज्यूम ग्लोबली फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेज। जो पूरे वैश्विक रूप में जो कि टोटल हमारी ऊर्जा है, जितनी ही कंज्यूम हो रही है, वो हमारी कहलाती है, कि वो किसी भी सोर्स के साथ हो, चाहे कि रेन्यूएबल हो चाहे नॉन रेन्यूएबल हो, सारे सोर्सेज के साथ जो कंज्यूम हो रही है एनर्जी पूरी, वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ल्ड एनर्जी यूज़ कहलाती है। ठीक है, इसका हमारे जैसे लिखने के लिए आएगा, सबसे पहले हमें लिखना है कि प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज क्या, इसमें सबसे पहला बन सकता है कि हमारी प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज होते कौन कौन से हैं। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में आते हैं हमारे, जैसे हो गए फॉसिल फ्यूल हो गए, जैसे कि हो गया हमारा कोल, ऑयल, गैस। ठीक है, फिर जैसे रेन्यूएबल सोर्सेज आते हैं, उसमें आता है जैसे हमारा सोलर हो गया, है ना, वाटर वाला हो गया, हाइड्रो। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी आती है। ठीक है, तो ये होती है हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। उसके बाद रेन्यूएबल में जैसे सोलर हो गया हमारा, विंड हो गया, ये सब भी आते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा है हमारा कि जो एनर्जी कंजप्शन सेक्टर्स हैं, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो कितनी करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी यूज़ होती है, रेजिडेंशियल यूजेस में भी यूज़ होती है ना। तो इलेक्ट्रिकल जो हम पावर डेवलप करते हैं, उसमें भी एनर्जी का यूज़ होता है ना। तो ये सारे जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन है, ये सब जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एनर्जी कंजप्शन सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन सी सेक्टर्स हैं जो कि हमारे क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यदि इसमें आएगा तो हमें वर्ल्ड एनर्जी यूज़ में साथ में ये भी लिखना है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं वो ज़्यादा एनर्जी को यूज़ करती हैं, जबकि जो डेवलपमेंट अभी जो इन प्रोसेस में है डेवलप होने की, वो हमारी क्या कहती है, कम एनर्जी यूज़ करती हैं। वो जो उससे भी नीचे वाली हैं, वो बहुत ही कम यूज़ करती है एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो क्या करती है, एनर्जी को कम यूज़ करती है। तो यह वर्ल्ड एनर्जी यूज़ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, या ब्रीफ में भी लिखने के लिए आए, है ना, जैसा भी लिखने आए, ये सारे पॉइंट्स को अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है कि एक्सप्लेन वेरियस रिजर्व ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, कि जो हमारी वेरियस रिजर्व्स है एनर्जी सोर्सेज के, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमारे हो गए कि कोल, तो कोल हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे हम देखें कि एनॉर्मस अमाउंट में कहाँ पे, यूएसए, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, इन सब जगह पाया जाता है ना। और यदि हम अगर इसी रफ्तार के साथ यूज़ करते रहे कोल को, तो कोल 100 ईयर्स तक के लिए हमारा क्या है, सफिशियंट है, मतलब 100 ईयर्स तक चल सकता है। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है कि नए अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, जैसे रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोलर सेल, है ना, विंड एनर्जी। क्योंकि कोल का क्या है, एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये कौन से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करता है, अर्थ के नीचे से निकलता है। दूसरा इसमें आता है जैसे ऑयल, तो ऑयल भी हमारा कहाँ, जैसे ईरान, इराक में पाया जाता है ना, रसिया में भी है, सऊदी अरेबिया में भी पाया जाता है। तो ये भी इसके रिजर्व ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर है। जैसे गैस हो गया, नेचुरल गैस, तो वो रसिया, ईरान तरफ हो गया, है ना, उस तरफ है। उसके बाद जो यूरेनियम है हमारा, न्यूक्लियर फ्यूल में आता है, यूरेनियम जो यूज़ होता है, वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, इन सब में पाया जाता है। कहाँ, ये सारा न्यूक्लियर फ्यूल जो हमारा है ना। तो यदि ये हमारे लिखने के लिए आएगा, तो इतना यदि हम लिख देंगे तो काफ़ी है। उसके बाद फिर जो यदि सोलर है, तो सोलर कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे अच्छी धूप पड़ती होगी तो वहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे मतलब क्लाइमेट अच्छा रहता है, मतलब बारिश होने के चांसेस कम होते हैं, तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड है कि रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो इन इंडिया, तो इसके बारे में सारा लिखना है कि इंडिया की कैपेसिटी क्या है हमारी, है ना, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं, मिशंस कौन कौन सी हैं गवर्नमेंट के, है ना। उसके बाद जो इसके मेजर प्रोजेक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पर, जैसे अभी रीवा में खुला हुआ है एक सोलर पार्क,
तो ये कहाँ कहाँ पे हैं और चैलेंजेस क्या क्या है हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। अगर ऐसा सिनेरियो लिखने के लिए आएगा तो इन सबको लिखना है अच्छे ढंग से, ठीक है। बाकी पूरा लिखवाया गया है तो उसी से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया की, रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल इंडिया में क्या क्या है, कितना है, मतलब कितनी उसका मतलब पोटेंशियल मतलब कहलाता है कि हम अगर उसको यूज़ करें तो उसको कितना यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा कहलाता है पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे हमें लिखना है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो सोलर सेल का भी पर्याप्त है कि सोलर जो हमारी हैं, जो सोलर एनर्जी है वो हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया जहाँ पे कि सोलर रेज अच्छी पर्याप्त मात्रा में आती हैं, है ना, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सोलर का। जैसे विंड हो गया, तो विंड कहाँ यूज़ करते हैं, हम कर सकते हैं हम कोस्टल एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, तो इनको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो हिली एरियाज़ या स्लोपी एरियाज़ हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे साथ में कि कहाँ पे कितनी गुंजाइश है ये सब लिखना है इसमें। पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द इंडिया में इसको लिखवाया गया है, अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है। साथ में फिर रिन्यूएबल एनर्जी के जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 में इतना पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, देखिए यूनिट नंबर जो हमारी 2 है, हमें सबसे पहला हमारा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फ्लैट प्लेट एंड कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर्स। सोलर कलेक्टर्स कौन होते हैं, जो सनरेज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं सोलर कलेक्टर्स। दोनों पढ़ाए गए हैं, फ्लैट प्लेट और कंसंट्रेटेड दोनों ही पढ़ने हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है, हीटर्स में यूज़ होता है, जैसे वाटर हीटर्स हो गया उनमें होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स का यूज़। कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर का यूज़ कहाँ पे होता है, हमारा पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिक जो हम जो हम सोलर थर्मल पावर प्लांट पढ़ते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, कंसंट्रेट सोलर कलेक्टर का यूज़ करते हैं, है ना, जो कि पैराबोलिक टाइप का हो सकता है, 2 टाइप का होता है। उसके बाद जो कुछ हमारे क्या है कि सोलर थर्मल के एप्लीकेशंस हैं उनको भी अपन को पढ़ना है। जैसे कि हमारा हो गया सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़नी है। साथ में सोलर कुकर की भी पढ़नी है, दोनों को पढ़ना है, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, है ना, जो मेन होते हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद ये सोलर थर्मल पावर प्लांट पूरा अपन को अच्छे से पढ़ना है कि कंसंट्रेटेड सोलर कलेक्टर का यूज़ करते हैं। उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, एक जगह एनर्जी को, जैसे बहुत सारे लगे रहते हैं यहाँ पे सूरज की रोशनी को हम क्या करते हैं एक जगह पे क्या करते हैं कंसंट्रेट करते हैं, और फिर इस एनर्जी का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो हमारी वाटर रहते हैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और जैसे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल सी जो हमारी थर्मल साइकिल होती है उसी में हम उसका यूज़ करके क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराते हैं और पावर का जनरेशन करते हैं। तो ये हमारा होता है सोलर थर्मल पावर प्लांट, है ना, इसको ज़रूर से आना है ये वाला। उसके बाद हमारा दूसरा है कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स की सहायता से भी हम क्या, जैसे जो हमारी सोलर पैनल लगे हुए होते हैं घर पे आजकल जो चल रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं फोटोवोल्टिक कन्वर्जन ही करते हैं। हम क्या करते हैं, इनका सोलर फोटोवोल्टिक कन्वर्जन ही करते हैं। जब हम डायरेक्ट बिना किसी थर्मल पावर प्लांट के डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, सूरज के जो एनर्जी है उसको हम सनलाइट्स को हम सीधे किस में चेंज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, वो हमारा कहलाता है फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। क्योंकि जो सोलर रेज होती हैं वो किसके रूप में होती हैं, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो किसके रूप में होती है, हमारी फोटॉन्स के रूप में होती है। उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। जब ये फोटॉन्स फोटोवोल्टिक सेल्स में क्या होता है, जो हमारे जो मोनोक्रिस्टल यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल या हम पॉलीक्रिस्टल यूज़ करते हैं सेल्स, जब इसमें हम सनराइज़ पढ़ती हैं तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या करते हैं, फोटॉन्स हिट करते हैं जो हमारी पीवी सेल्स होती है, जो हमारी लगी रहती हैं छत। जब फोटॉन्स यहाँ पे क्या करते हैं, पीवी जो हमारी सेल है इसमें हिट करते हैं, जैसे हिट करते हैं तो ये क्या करते हैं, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो सनरेज में रहता है फोटोन, उसको क्या कर लेते हैं, फोटोन को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, जो ये एब्जॉर्ब फोटोन है ये क्या करता है, डिसलॉज करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ से, जो सेमीकंडक्टर एटम से, इनमें से। तो जैसे ही डिसलॉज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सरफेस की तरफ जाता है, और सरफेस पे जब जाते हैं तो इसको हम कैप्चर कर लेते हैं और एक्सटर्नल सर्किट में लगा देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट अब जो इधर से मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, हमें डीसी करंट मिलता है। इसको एसी में करंट कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। इन्वर्टर से हम इसको एसी करंट में चेंज कर देते हैं, फिर उसका हम अपने घर में या जहाँ पे भी लगाए वहाँ पे उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर लेते हैं। तो फोटोवोल्टिक कन्वर्जन का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ही आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल
एनर्जी सोर्सेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सोलर एनर्जी का। तो फोटोवोल्टिक सेल्स को ज़रूर से पढ़ लेना है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और साथ में इसकी जो वर्किंग बताइए वो भी डायग्राम बना के अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 में जो हमारा टरबाइन पावर प्लांट है, विंड टरबाइन पावर प्लांट है जो हमारा यूनिट नंबर 3 का। इसका वीडियो भी अपने ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, पहले करा था, है ना। तो उसको अपन को देख के जाना है। उसके बाद में जो हमारी सेकंड टॉपिक है जो हमें पढ़ के जाना है वो विंड एनर्जी सिस्टम। विंड एनर्जी सिस्टम को पढ़ के जाना है। उसमें क्या होता है, एक होता है ऑन शोर, एक होता है ऑफ शोर, एक होता है हाइब्रिड, ठीक है। ऑन शोर मतलब जो लैंड में हम इस्टेब्लिश करते हैं, दूसरा कोस्टल एरियाज़ में तो ऑफ शोर कहलाता है। उसके बाद एक हाइब्रिड होता है जिसमें हम कंबाइन रूप में यूज़ करते हैं किसका, विंड का, उसके साथ में किसी और सिस्टम को लगा लेते हैं, जैसे सोलर को साथ में यूज़ कर लेते हैं, वो हमारा कहता है हाइब्रिड। तो विंड एनर्जी सिस्टम को ज़रूर पढ़ के जाना है। उसके बाद जो फैक्ट कुछ, जैसे हमें विंड सिस्टम लगाना है उसके लिए जो हमें साइट सिलेक्शन करना है उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि वो सही जगह पे होना चाहिए, कि आसानी से क्या हो सके, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जो सामान लाना और ले जाना रहता है। साथ में वहाँ पे विंड की स्पीड क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। क्लाइमेट क्या होना चाहिए, हमेशा अधिकतर टाइम एक जैसा होना चाहिए। ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इनको पढ़ के जाना है, ये ज़रूर से ही आना है एग्जाम में, ठीक है। इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेफ्टी और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है विंड एनर्जी का, ये भी पढ़ना है, काफ़ी आसान है, आप लोगों को आता भी होगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि बायोगैस प्लांट पढ़ना है, बायोमास गैसीफायर पढ़ना है, और डाइजेस्टर और टाइप ऑफ डाइजेस्टर भी पढ़ना है। साथ में हमें क्या पढ़ना है, बायोडीजल भी पढ़ना है, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट भी पढ़ना है, बायोमास गैसीफायर भी पढ़ना है, डाइजेस्टर और टाइप ऑफ डाइजेस्टर भी पढ़ना है, और बायोडीजल भी पढ़ना है, ठीक है। तो बायोडीजल में क्या रहता है हमारा, बायोडीजल क्या होता है, सिंपल सा जो हमारा बायोमास होता है, जब हम उसका उपयोग काय के लिए करते हैं, जब हम उससे क्या बनाते हैं, डीजल का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोडीजल कहते हैं, है ना। वो हमारा क्या कहलाता है, बायोडीजल कहलाता है। उसको हम कैसे बनाते हैं कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल हो गए, या पाम ऑयल हो गए, या सोयाबीन ऑयल हो गए, इन सब में हम क्या करें, जैसे हमने ऑयल लिया, और प्लस आपके में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ना है हमें, कौन सा, इथेनॉल प्रोडक्शन का इसमें है। इथेनॉल प्रोडक्शन मतलब जो शुगर कैन से इथेनॉल प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोसेस ही पढ़ाई गई थी, उसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन को। तो इथेनॉल प्रोडक्शन इसमें क्या रहता है कि जैसे हमारा ऑयल वगैरह, इसमें जो हमारा बायोडीजल है इसमें क्या रहता है, ऑयल जो रहते हैं, जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हो गए या पाम ऑयल हो गए, है ना, जितनी भी जो भी हमारे बायोमास से ऑयल निकलते हैं वो सब ऑयल हो गए जो इसमें से, उसको हम क्या करते हैं, प्लस एल्कोहल कौन सा, इथेनॉल के साथ इसको मिक्स करते हैं, तो वो हमें क्या देता है, देखो उसका नाम क्या होता है, वो हमें देता है मिथाइल ईस्टर। वो हमें क्या देता है, मिथाइल ईस्टर। और मिथाइल ईस्टर को ही हम क्या कहते हैं, बायोडीजल कहते हैं, है ना। इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, जो हमारा डीजल साइकिल या जो हमारा डीजल प्लांट है, या फिर हमारे जो डीजल वाले व्हीकल हैं, उन सब में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बायोडीजल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किससे बनता है, हमारा बायोमास से बनता है। साथ में इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, जो हमारा बायोडीजल होता है इसको हम मिक्स कर सकते हैं, मतलब हम इसकी क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं, जो हमारा सिंपल डीजल होता है उसके साथ में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ के जाना है बायोडीजल। साथ में जो इथेनॉल प्रोडक्शन है वो भी पढ़ के जाना है। इथेनॉल प्रोडक्शन किससे होता है, जो हमारे गन्ने वगैरह हो गया, शुगर केन वगैरह, उससे होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। पूरा याद करके जाना है बायोडीजल को भी। और जो हमारा इथेनॉल प्रोडक्शन है, ये वाला भी एक टॉपिक है इसमें जो आ सकता है। वैसे तो ऊपर वाले पॉइंट ही आ जाएंगे और में आ सकते हैं, बाकी पढ़ के सबको जाना है। इथेनॉल प्रोडक्शन भी पढ़ के जाना है, जो इस बार इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं सारे पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो यूनिट नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले टाइडल एनर्जी क्या होती है ना, ओपन एंड क्लोज ओपियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ये दोनों पढ़ के जाना है। साथ में जो डिफरेंस भी पढ़ना है ओपन एंड क्लोज ओटीसी साइकिल दोनों में, ठीक है। और टाइडल एनर्जी भी पढ़ के जाना है। टाइडल क्या होती है, हाई टाइड और लो टाइड। लो टाइड में क्या होती है, वेव्स ऊपर और नीचे की तरफ जाती है, समुद्र की वेव, है ना।
तो इसी में टाइडल एनर्जी वाला जो सिस्टम है वो अपन को पढ़ के जाना है। ओपन और क्लोज OT इसी को भी पढ़ना है। साथ में हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज एंड इट्स मेथड, हाइड्रोजन स्टोरेज को भी पढ़ के जाना है। हाइड्रोजन स्टोरेज के कितने टाइप्स, कितने प्रकार से स्टोर कर सकते हैं हम इसको, कंप्रेस्ड गैस के रूप में स्टोर करके कर सकते हैं, है ना, लिक्विड गैस के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं, केमिकल फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये होती हैं हाइड्रोजन स्टोरेज की मेथड, और हाइड्रोजन को स्टोर करने की ये मेथड है इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें जो फ्यूल सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम भी हमें क्या पढ़ के जाना है कि फ्यूल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फ्यूल सेल क्या होती है, फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, हमारी केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी भी किसकी, जो हमारी जो क्या करती है, फ्यूल सेल क्या होती है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी भी किसकी, हाइड्रोजन की। इसके पहले हम हाइड्रोजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके नीचे जो हाइड्रोजन गैस रहती है उसकी एनर्जी को किस में चेंज करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इसमें क्या होती हैं, इसमें एक होता है एनोड, एक होता है क्या इसमें एनोड, एक क्या होता है उसमें कैथोड, और एक क्या होती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं इसमें फ्यूल सेल सिस्टम में। इसमें जो एनोड होता है, एनोड में क्या होता है, एनोड हमारा क्या करता है, जो हमारे H2 जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, स्प्लिट करता है, मतलब क्या करता है, तोड़ता है। साथ में जो हमारा कैथोड होता है, कैथोड में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन है और प्लस हाइड्रोजन है, इन दोनों की क्या होती है, मिक्सिंग होती है और ये क्या बनाती हैं, फॉर्म करती हैं किसको, वाटर को। जबकि जो हमारा तीसरा चीज़ है, जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा करता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को आगे जाने से रोकता है, प्रोटॉन को क्या करता है, जो प्रोटॉन को पास कर देता है। ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है फ्यूल सिस्टम में, जो फ्यूल सेल सिस्टम है, इसमें से ये देखो जो प्रोटॉन है उसको तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो होते हैं, प्रोटॉन को तो पास कर देता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करते हैं, रजिस्ट कर देता है आगे जाने से और रोक देता है। और हम फिर इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास करा देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में पास करा देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एक्सटर्नल सर्किट में तो क्या होता है, उसमें करंट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्यूल सेल सिस्टम कहलाता है। शॉर्ट में सारा कुछ बता दिया गया है, बाकी अपन को सब कुछ तुमको अच्छे ढंग से पढ़ना है, जो लिखवाया गया था वैसे ही आराम से पढ़ के जाना है। बाकी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है या जिसको पढ़ने में आपको परेशानी जा रही है, तो उसको आप जल्दी हम कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे उसके ऊपर एक हम क्या करें, वीडियो बना सकें, ठीक है। तो जिससे कि आपको एग्ज़ाम आपका अच्छे ढंग से जाए। बाकी आपको जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे पढ़ने हैं, इन्हीं में से पेपर के आने की पूरी संभावना है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। जो आपकी जूनियर हैं जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है 3rd सेमेस्टर का और फिर फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ भी आप इस चैनल को ज़रूर शेयर कर दें। पॉलीटेक्निक के किसी भी कॉलेज से हो, सबके साथ ये शेयर कर दें, है ना, सबके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा, है ना, सभी लोग जैसे वीडियो देखेंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए क्या करना है, अपन को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, बने रहें। एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।